गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने नेक्स्ट जो टॉपिक करना है वो हमारा टॉपिक क्या है? बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, हमने क्या करना है? बर्थ कंट्रोल मेथड। अब बर्थ कंट्रोल मेथड या करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बर्थ कंट्रोल क्यों करते हैं और बर्थ कंट्रोल करने का बेनिफिट क्या है। ठीक है, अब देखो बर्थ कंट्रोल क्यों किया जाता है। देखो अगर हमारी अपनी इंडिया की बात करें, हमारी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और उस पॉपुलेशन इंक्रीज़ की वजह से कई सारे हमें नुकसान भी हो रहे हैं। कई जगहों पे हमें हर तरह से नुकसान होता है, क्योंकि एक प्रॉपर फूड, शेल्टर और प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट होती है लाइफ के लिए वो हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, इसलिए बर्थ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कोविड से पहले अगर हम सेंसस की बात करें तो इंडिया जो है सेकंड नंबर में था पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट में चाइना था, इंडिया सेकंड पे था। अब जो कोविड के बाद काफ़ी सारी डेथ्स हुई हैं, तो अब सेंसस होगा तो पता चलेगा कि हमारा इंडिया कौन से रैंक पे है। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है। उस पॉपुलेशन को थोड़ा कम करने के लिए, थोड़ा एक मेंटेन करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट करना किया वो था बर्थ कंट्रोल मेथड। क्योंकि जिसका बर्थ हो गया उसको तो हम इंजेक्शन लगा के मार नहीं सकते। अब हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं कि मिनिमम बर्थ हूँ तो पॉपुलेशन जो है वो एक मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये मैंने जो इमेज लगाई है इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिनकी वजह से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं वेज को, इन्हीं मेथड्स को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास बर्थ कंट्रोल की जो टाइप्स होती हैं, पहले उन टाइप्स की बात करें। जो बर्थ कंट्रोल है इसकी हमारे पास दो मेन टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास टेम्परेरी मेथड होता है, एक हमारे पास परमानेंट मेथड होता है। टेम्परेरी मेथड का मतलब ये है जिसमें हम कुछ टाइम के लिए बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स चाहें वो कुछ टाइम के लिए बर्थ को कंट्रोल करें, उसके बाद वो दोबारा कंसीव वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन परमानेंट कंट्रोल में अगर एक बार टर्मिनेट कर दिया तो कभी भी दोबारा कंसीव नहीं होगा। ठीक है, अब जो टेम्परेरी मेथड है या स्पेसिंग मेथड इसको बोलते हैं, इसमें हमारे पास बैरियर मेथड होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, हार्मोनल मेथड है, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड है, मिसलेनियस मेथड या नेचुरल मेथड। इन सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें बैरियर में, इसमें फिजिकल है, केमिकल है और कंबाइंड मेथड, मतलब फिजिकल और केमिकल को दोनों को कंबाइन करके। अभी हम अलग अलग से जब मेथड करेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो परमानेंट मेथड है, मेल स्टेरिलाइजेशन और फीमेल स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, ये क्या है ये भी आगे आपको पता चल जाएगा किस तरह से स्टेराइल किया जाता है मेल और फीमेल को। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड, या इसको क्या बोला जाता है? मैकेनिकल मेथड। फिजिकल और मैकेनिकल। ठीक है, अब जो ये फिजिकल और मैकेनिकल मेथड है, देखो ऐसा मेथड फिजिकली यूज़ किया जाता है। मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, और स्पर्म्स की पैसेज को स्टॉप किया जाता है। देखो एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होती है किसमें? फीमेल की बॉडी के अंदर। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? फीमेल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, मेल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, तो हमने ऐसा मेथड यूज़ करना होता है कि स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल के ओवम तक ना पहुँचें। ठीक है, तो ऐसा मेथड जिसमें हम स्पर्म्स की पैसेज को रोकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल मेथड। और ये जो फिजिकल मेथड है ये बहुत सारी एसटीडीज़ कल मैंने आपको बताई ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उनके पैसेज को भी रोकता है। और फिजिकल मेथड में मोस्टली कॉन्डोम्स यूज़ किए जाते हैं। कॉन्डोम्स जो हैं वो मेल कॉन्डोम भी होता है, फीमेल कॉन्डोम भी होता है। स्पंज यूज़ किया जाता है, डायाफ्रागम ये फीमेल कॉन्डोम और पर्टिकुलरली बोलते हैं। सर्वाइकल कैप भी फीमेल में यूज़ की जाती है। फीमेल का जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स अगर मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास इस तरह से था ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो ये जो सर्विक्स है, यहाँ पे सर्विक्स होता है, ये वजाइना होता है। ठीक है, यहाँ पे कैप लगाई जाती है, ये कॉन्डोम की तरह रबर या प्लास्टिक की होती है, सर्विकल कैप उसको बोलते हैं। उसके अलावा जो फिजिकल मेथड में है वो हमारे पास पुल आउट मेथड और स्पर्मिसिडल मेथड, इनको भी अलग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें वही फिजिकल मेथड में जो मैंने पीछे बताया कि कॉन्डोम यूज़ करते हैं, स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, डायाफ्रागम यूज़ करते हैं, सर्वाइकल यूज़ करते हैं, इनको हम बैरियर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्डोम्स की बात करें, कॉन्डोम की अगर बात करें, मेल भी यूज़ करते हैं, मेल कॉन्डोम्स होते हैं, फीमेल कॉन्डोम भी होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। मैं आपको इसकी इमेज बता देती हूँ फिर से। ये जो है ना, ये हमारे पास इस तरह से मेल और फीमेल कॉन्डोम होते हैं। ठीक है, और इन कॉन्डोम्स को यूज़ क्यों किया जाता है? अब उसकी बात करें कि कॉन्डोम्स के बेनिफिट क्या होते हैं। ये कॉस्टली नहीं होते। ठीक है, उसके बाद पूरी कहीं पे भी हमें अवेलेबल होते हैं, एसटीडीज से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो मेल या फीमेल में जो हार्मोन्स हैं, मेल और फीमेल में जो हार्मोन्स हैं उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता।
मतलब फर्टिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करते, टेम्परेरी मेथड है और हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस कभी भी नहीं करवाएंगे, ठीक है। और जो मदर्स होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी वो कॉन्डोम्स को यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही साइड इफ़ेक्ट होता है, जो एलर्जिक पर्सन होते हैं, एलर्जिक पर्सनस को ये थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करता है, अदरवाइज़ ये किसी को कोई ख़ास इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट का मतलब हार्म नहीं कराएगा। अब सर्वाइकल कैप की बात करें, सर्वाइकल कैप जो अभी मैंने आपको बताया था सर्विक्स में इस तरह से यूज़ की जाती है। यहाँ पे जो सर्वाइकल कैप यूज़ की जाती है ये भी प्लास्टिक की बनी होती है, डोम शेप होती है, इस तरह से डोम शेप होगी, ठीक है। और सर्विक्स में टाइटली फिट हो जाती है और इसका काम देखो, सर्विक्स है ये, यहाँ पे अगर सर्विक्स है, यहाँ पे हमने कैप लगा ली है। अब यहाँ से अगर कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म्स एंटर करेंगे वो यूट्रस तक ही नहीं पहुँचेंगे, स्पर्म्स जो हैं इस कैप में एंटर हो जाएंगे, स्पर्म्स आगे पास नहीं होंगे और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। और अब जो ये सर्वाइकल कैप्स हैं ये मोस्टली हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब डॉक्टर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और मेंस्ट्रुएशन मतलब जब पीरियड्स हो रहे होते हैं तब ये सर्वाइकल कैप यूज़ नहीं कर सकते और इसकी वजह से कभी कभी टॉक्सिसिटी हो जाती है और वजाइनल इरिटेशन, मतलब एक तो स्मेल आएगी, दूसरा इरिटेशन, इचिंग वगैरह लगी रहती है सर्वाइकल कैप की वजह से, डिस्कम्फर्ट फील करती हैं जो लेडीज़ हैं, ठीक है। अब वही मैकेनिकल मेथड जिसको मैंने आपको बोला था फिजिकल भी बोलते हैं, उसका दोबारा से दिया हुआ है। हम कंडोम्स को यूज़ कर सकते हैं, कंडोम तो आपको पता चल गया होगा, मेल कंडोम फीमेल कंडोम प्लास्टिक या रबर के बने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फेमिडोम पता क्या होता है, एक वजाइना, मतलब ये है हमारे पास रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यहाँ सर्विक्स है, यहाँ पे वजाइना है। वजाइना में एक शीट, प्लास्टिक की शीट लगाई जाती है जो बिल्कुल सर्विकल कैप की तरह काम करेगी, मतलब स्पर्म्स को एंटर नहीं होने देगी। उसके बाद एक और प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, डायाफ्रागम, ये भी डोम शेप होता है, जो सर्वाइकल कैप है उसी को डायाफ्रागम भी बोलते हैं। उसके बाद है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की इमेज आपको बता देती हूँ। हमारे पास ये देखो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं इस तरह से। ये एक कॉपर टी इसको बोलते हैं। कॉपर टी क्यों बोलते हैं, टी शेप की है, ये देखो इस तरह से टी शेप की है और कॉपर की बनी होती है। ये जो टी शेप कॉपर टी होती है इसको फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है और ये स्पर्म्स को किल कर देती है, स्पर्म्स को पास नहीं होने देती, स्पर्म आगे जो है वो नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद एक ये है इम्प्लांट जो है ये भी थोड़ा टी शेप नहीं होता, सर्कुलर टाइप के होता है। इसको भी फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, ये फीमेल का यूट्रस है, यहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है। और ये जो इम्प्लांट है ये क्या करता है, ये हार्मोन्स को थोड़ा डिसबैलेंस कर देता है। जो यूट्रस में यहाँ थिकनिंग होती है ना, उस थिकनिंग को नहीं होने देता, थिकनिंग को प्रिवेंट करता है ताकि इम्प्लांट आगे ना हो सके, इम्प्लांटेशन ना हो सके। तो ये यूट्रस को इफेक्ट करता है कौन सा, इम्प्लांट। कॉपर टी जो है वो स्पर्म्स की किलिंग करा देती है, वो स्पर्म्स को पास ही नहीं होने देती, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा कौन से वाला, ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आ गया। तो मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस या तो स्पर्म्स को किल कर देंगी या फिर वो यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर ही नहीं होने देंगी, ठीक है। उसके बाद अगर इनके एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, हार्मोन्स एज इट इज़ रहते हैं और इसको हम टेम्परेरी मतलब एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स यूज़ कर सकते हैं, हमेशा परमानेंटली यूज़ नहीं करना होता, ठीक है। फीमेल्स ब्रेस्ट फीडिंग में यूज़ कर सकती हैं, कोई भी कंडीशन हेल्थ कंडीशन पे इफेक्ट नहीं होता। तो उसके बाद मतलब बीपी वगैरह डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो भी आराम से यूज़ कर सकते हैं और उतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, ठीक है। ये जो बैरियर मेथड है कॉन्डोम वगैरह। सेकेंड मेथड हमारे पास आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का मतलब है केमिकल्स को यूज़ करना। अब केमिकल्स में पर्टिकुलरली हमारे पास दो आती हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स और एक स्पर्मिसिट्री। कंट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब क्या हो गया, जो ये टैबलेट्स हैं, ठीक है। ये देखो ये जो है ये वाली और ये वाली, कुछ एक कंट्रासेप्टिव पिल्स ऐसी होती हैं जिनको क्या किया जाता है, मंथली नहीं डेली यूज़ किया जाता है, मतलब अर्ली मॉर्निंग में यूज़ किया जाता है। कुछ एक ऐसी होती है जिनको वीकली यूज़ किया जाता है। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स में पर्टिकुलरली हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। मदर्स में जो ओवा से एग रिलीज होता है उसको ये प्रिवेंट करते हैं, कौन से, केमिकल मेथड। और केमिकल मेथड के थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं, ये फीमेल की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करवा देते हैं। और केमिकल मेथड पर्टिकुलरली जो ये वाला मेथड है कंट्रासेप्टिव पिल्स वाला,
ये सिर्फ फीमेल्स यूज़ करती हैं, मेल ये यूज़ नहीं कर सकती, फीमेल यूज़ करती हैं। और इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और इसकी वजह से फीमेल की बॉडी पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर एक्सेस में यूज़ की जाएँ कंट्रासेप्टिव पिल्स, एक्सेस में यूज़ कर दी जाएँ तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए एक्सेस में इनका यूज़ करना थोड़ा हार्मफुल रहता है। अब जो स्पर्मिसिडल है, स्पर्मिसिडल एक फॉग लाइक या परफ्यूम टाइप होता है और इसको बिफोर कॉपुलेशन, बिफोर कॉइटस स्पर्मिसिडल स्प्रे को यूज़ किया जाता है फीमेल के वजाइना में, ताकि ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो स्पर्म्स रिलीज हों उनकी किलिंग हो जाती है। ठीक है, ये उतना हार्मफुल नहीं होता और इफ़ेक्टिव मेथड है। ठीक है, उसके बाद ये फिर से मैंने वही बताई हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स। नाम अब मुझे सबके पता नहीं है, एक आई थिंक सहेली टाइप का होता है, तो ये कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है वीकली और डेली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ये जो है ये 100% इफ़ेक्टिव नहीं होता, लेकिन इसका कोई हार्म नहीं होता, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है। ये देखो, ये लिखा हुआ है 76% इफेक्टिव होगा। अब इस केस में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज साइकिल है, मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरा बताया था कि ये 14th डे में ओवा जो है वो रिलीज़ होता है। 14th डे में ओवा रिलीज़ होता है, 48 या 72 आवर्स तक वेट करता है। अब अगर हम बात करें 1 से 14 डेज़, तो 1 से 14 डेज़ में एग जो है वो 14 की नहीं हम बात करते, हम 10 की बात करते हैं। 1 से लेकर 10 दिन तक ओवा मैच्योर ही नहीं है, ओवा जो है बिल्कुल मैच्योर नहीं है, मतलब ये फर्टाइल पीरियड नहीं है। फीमेल के केस में ये फर्टाइल पीरियड नहीं है। अब अगर हम बात करें 11 से मान लो 16 या 17 मान लेते हैं, ये जो दिन हैं कितने हो गए, 4-5 दिन नहीं या 5-6 दिन जो हैं, ये जो हैं ये होते हैं फर्टाइल पीरियड, क्योंकि 14th डे में ओवा रिलीज़ हुआ, 14 से 17 डे तक तो वो वेट करता है। इस दौरान में ओवा जो है फर्टिलाइज कर सकता है। 17 के बाद अगर बात करें दोबारा से 30 या 28 डेज़ की, तब फिर से क्या आ जाता है, सेफ पीरियड आ जाता है। हमारे पास ये वाला सेफ पीरियड है, हमारे पास ये वाला सेफ पीरियड है। सिर्फ ये 11 to 17 डेज़ का जो है वो फर्टाइल पीरियड है, तो सेफ पीरियड को यूज़ किया जाता है कोपुलेशन के लिए। ठीक है, सेफ पीरियड का मतलब क्या हो गया, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, जब ओवा जो है वो बिल्कुल मैच्योर नहीं है। ठीक है, ये देखो कैलेंडर मेथड वही कि इसी तरह से अपने डेज काउंट करके बंदा सेफ पीरियड यूज़ कर सकता है। उसके बाद टेम्परेचर मेथड में क्या होता है, टेम्परेचर में ओव्यूलेशन जब होती है तब बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा रेज़ कर जाता है। ये हम उतना नोटिस भी नहीं कर पाती फीमेल्स, लेकिन जो लोग इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं वो टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज करते हैं। बॉडी टेम्परेचर अगर थोड़ा सा ओव्यूलेशन से पहले, मतलब जब एग रिलीज़ होने लगता है उससे थोड़ी देर पहले बॉडी टेम्परेचर रेज़ कर जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर रेज़ किया, दैट मीन्स ओव्यूलेशन होने वाली है। तो फिर उतने दिन 2-4 दिन कॉपुलेशन ना की जाए तो नेचुरली आराम से बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास सर्वाइकल म्यूकस मेथड होता है। इसमें एग का जो वाइट होता है, एग का वाइट, उसको यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है बिल्डिंग मेथड में। ठीक है, मतलब जो सर्विक्स है उसमें ये इंसर्ट किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक मेथड है ड्यूरिंग लैक्टेशन, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो हैं फर्टिलाइजेशन या उसके फ्यूजन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग में फ्यूजन के चांसेस कम हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। ये ऐसा नहीं है कि मदर 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, दूध अपना दे रही है तो 2 साल तक वो वैसा इफेक्टिव रहेगा, नहीं। बर्थ के 6th मंथ तक ये वाला मेथड इफेक्टिव रहता है, उसके बाद इसकी जो है इफेक्टिविटी वो डिक्रीज़ कर जाती है। उसके बाद हमारे पास है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस का मतलब क्या है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन जब मेल डिस्चार्ज होने वाला होता है, मेल को ऐसा फील हो जाता है कि डिस्चार्ज होने वाला है, उससे पहले वो अपने पेनिस को फीमेल के वजाइना से निकाल ले। ठीक है, उसके दौरान, इसी को बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस, डिस्चार्ज से पहले इंटरप्ट कर देना, रोक लेना। ठीक है, इस मेथड से भी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये नेचुरल मेथड है। उसके अलावा ये जो पपाया फ्रूट है इसको खाया जाए, इसकी वजह से नहीं होती है फर्टिलाइजेशन। नीम को यूज़ किया जाता है, सफ़ेदा का यूज़ किया जाता है, फिग्स और जिंजर, इन सब चीज़ों को नेचुरली यूज़ किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाए नेचुरली। ठीक है,
इन सब का आपने खैर उतना नहीं सुना होगा, लेकिन पपाया का आपने में भी सुना हो कि पपाया को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं कराते, ये अर्ली पार्चुरेशन करवा देता है, अर्ली चाइल्ड बर्थ करवा देता है, या फिर हम उसको बोलते हैं मिस कैरेज करवा देता है। कौन? पपाया। ये यूज़ नहीं किया जाता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अब अगर हम नेचुरल मेथड के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस में बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, नेचुरल तरीके से यूज़ किया जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करता। ये जो सारे जो अभी मैंने आपको फ्रूट्स वगैरह बताएं, ये भी जो हैं ये बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करते। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो किसी बंदे के लिए प्रेडिक्ट कर पाना कि हाँ ओव्यूलेशन हुई है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? कभी कभार किसी की 28 डेज़ साइकिल की जगह 35 डेज़ हो जाती है, किसी में 25 डेज़ भी हो जाती है। ये 25 से लेके 35 या 40 डेज़ तक चलती रहती है। उस केस में प्रेडिक्ट कर पाना कि ओव्यूलेशन कब हुई है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए थोड़ा क्या रहता है, मुश्किल रहता है, या थोड़ा इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। उसके बाद जो कोइटस इंटरप्टस है, उसमें भी स्पर्म जो हैं वो थोड़े बहुत रिलीज़ हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा उतना इफेक्टिव नहीं रहता। अब दोबारा से इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो मैंने पीछे आपको कॉपर टी बताई थी, इस तरह की जो कॉपर टी थी और इम्प्लांट था उनका आया हुआ है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। कॉपर टी जो है कंटिन्यूसली कॉपर रिलीज़ करती रहती है और ये स्पर्म्स को किल करती रहती है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव मेथड है और लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन है। और उसके बाद ये जो इसकी लिमिटेशन सिर्फ है, जब ये इंसर्ट की जाती है, कॉपर टी जो है इंसर्ट की जाती है, एक डॉक्टर ही करेगा, अच्छा एक्सपर्ट बंदा करता है, लेकिन फीमेल को इरिटेशन होती रहती है और कंटिन्यूसली ब्लीडिंग भी होती रहती है, ठीक है। जब तक ये कॉपर टी इंसर्ट रहती है मदर के फीमेल के यूट्रस में, तो इससे थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है, तो ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है। उसके बाद हमारे पास जो परमानेंट मेथड है, या इसको क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड, परमानेंट या सर्जिकल मेथड। इस केस में क्या होता है, परमानेंटली कंट्रोल किया जाता है या तो मेल से या फीमेल से। अब जो मेल के केस में है, ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, वेज़ेक्टोमी। आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया, ये देखो टेस्टिस से ये एपिडेडमस लगा हुआ है, ये हमारा वैसा डिफरेंशिया जा रहा है, ठीक है। इसको देखो यहाँ से कट किया गया, वासा डिफरेंशिया को कट करके और टाई कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ अगर बनेंगे ना, ये वाले स्पर्म्स बनेंगे, पास ही नहीं हो पाएंगे। जब स्पर्म्स पास होके जाएंगे ही नहीं पेनिस तक, तो किस तरह से होगी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये वेज़ेक्टोमी जो मेल करवाते हैं, परमानेंट मेथड हो जाता है बर्थ कंट्रोल का, फिर बर्थ या फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं बचता, ठीक है। इसको वेज़ेक्टोमी बोलते हैं। ये वेज़ेक्टोमी, ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी जो है, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी में ये देखो फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया गया, 2 फेलोपियन ट्यूब हैं, दोनों यहाँ से भी कट की हुई है, यहाँ से भी कट की, कट करके और टाई कर देते हैं। अगर यहाँ से ओव्यूलेशन होगी, एग यहाँ पहुँचेगा, आगे इसके बाद स्पर्म्स भी यहाँ एंटर नहीं कर पाएंगे, एग भी यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वेज़ेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी परमानेंट मेथड हैं बर्थ कंट्रोल के। उसके अलावा एक और मेथड हमारे पास रहता है, ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस को भी रिमूव कर दिया जाता है। पर यूट्रस को रिमूव कभी इसलिए करते हैं अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, कोई अल्सर वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, सिस्ट बन जाता है, तो ये यूट्रस परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है, तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं रहता, ठीक है। तो परमानेंट मेथड जो है वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें कोई चांस रहता ही नहीं बर्थ का, ठीक है। लेकिन अदर मेथड्स जो हैं फिजिकल या हम बात करें केमिकल से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। नेचुरल मेथड जो है इनसे उतना इफ़ेक्ट नहीं होता जितना कि हमारे पास किससे होता है, सर्जिकल मेथड से, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम करेंगे, जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट कर देंगे।